हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शंस टू लिटरेरी कल्चर्स हिस्ट्री रिटन बाय शेल्डन पेलॉक। शेल्डन पेलॉक जो है वो एक अमेरिकन स्कॉलर थे जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। साउथ एशिया के लिटरेचर को उनकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला। इसकी वजह से उन्हें पद्मश्री दिया गया 2010 में। अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं साउथ एशिया का लिटरेचर, तो उसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। साउथ एशियन लिटरेचर का मतलब होता है ऐसा लिटरेचर जो कि कंपोज किया है इंडियन ऑथर्स ने, या ऐसे ऑथर्स ने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं, या भले वो इंडिया से बाहर रहते हैं बट स्टिल दे राइट अबाउट इंडिया, तो उनको जो है वो साउथ एशियन लिटरेचर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब साउथ एशिया जो है वो एक्चुअली कंसिडर किया जाता है होम ऑफ अ मेनी वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरीज। मतलब इन जो भी बेस्ट स्टोरीज हमने सुनी है उनका जन्म जो है वो साउथ एशियन लिटरेचर में हमें दिखाई देता है। तो इस वर्क की शुरुआत भी एक स्टोरी से होती है। लॉर्ड शिवा जो है वो अपनी पत्नी के माँ पार्वती के साथ में बैठे होते हैं। उस टाइम पर माँ पार्वती उनसे हट करती है कि वो एक कथा सुननी चाहती है, एक ऐसी कथा जो बहुत ही अद्भुत हो, पहले कभी ना सुनी हो। तो लॉर्ड शिवा उन्हें ऐसी एक स्टोरी बताते हैं। माँ पार्वती वो स्टोरी सुनते और उन्हें वो काफ़ी पसंद भी आती है। अगले दिन जब माँ पार्वती अपनी जो उनको काम में मदद करने वाली औरत होती है उसको स्टोरी सुनाने के लिए कहते हैं, तो वो भी वही स्टोरी सुनाती है जो लॉर्ड शिवा ने सुनाई थी। तो वो समझ जाती है कि ये स्टोरी जो है वो उस मेड के लवर ने चुपके से सुन ली जब लॉर्ड शिवा जो है वो माँ पार्वती को स्टोरी सुना रहे थे। तो इसके बाद में वो उस लवर को, उस मेड के लवर को श्राप देते हैं कि तू धरती पर जाकर मानवों के बीच में रहेगा करके, जब तक ये स्टोरी जो वो सब तरफ ना फैल जाए। और उसकी वजह ये होती है, माँ पार्वती ऐसा श्राप इसलिए देती है क्योंकि वो अच्छी स्टोरी क्या होती है ये समझती है और अच्छी स्टोरी जो वो पहुंचनी चाहिए। तो वो उसे श्राप इसलिए भी देती है कि तुम ये जाकर स्टोरी जो वो डिसमिनेट कर दो करके। तो उस सेवक का जन्म होता है। ही वॉज रिबॉर्न एज अ पोइट ग्रामरियन। और जब वो जन्म लेता है एक व्याकरण विशेषज्ञ के रूप में, वो एक राज दरबार में कभी भी होता है, तो उसे डबल एग्जाइल का अनुभव होता है। मतलब उसे दो जगह से निर्वासित कर दिया जाता है। एक तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाता है माँ पार्वती से, और दूसरा ऐसा होता है कि उसे जिस राजा के दरबार में वो कवि होता है, व्याकरण विशेषज्ञ होता है, उसे भी वहां से निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ का जो राजा होता है उस कोर्ट का, उसे संस्कृत सीखनी होती है और ये उसे विद इन टाइम पीरियड में संस्कृत नहीं सिखा पाता, तो उसे सजा के तौर पर जो है वो राज्य से निकाल दिया जाता है। अब वो रहता है जंगलों में और उसके पास में जो ये कथा होती है जो उसने लॉर्ड शिवा से सुनी होती है, अब ये पास ऑन करना होता है, लेकिन उसे सजा मिली होती है कि वो मानवीय भाषा का उपयोग नहीं करेगा, कुछ लिख नहीं पाएगा, उसके पास में लिखने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो वो एक मिस्ट्रियस लैंग्वेज का यूज़ करता है जिसका नाम कुछ इस तरीके से दिया गया है बुक में, बिसाकस। इस लैंग्वेज का वो यूज़ करता है और उसके पास में लिखने के लिए मटेरियल भी नहीं होता है। वो जंगल में होता है तो जो पत्ते होते हैं, पाम लीव्स, उस पर वो लिखता है और खुद का ब्लड वो जो है वो इस्तेमाल करता है। जब वो बुक तैयार हो जाती है, इसमें वही स्टोरी लिखी होती है जो उसने लॉर्ड शिवा से सुनी है। अब ये जो बुक लेकर वो राजा के पास में जाता है, तो राजा जो है वो उस बुक को देखकर उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। अब ये बेचारा इतनी मुश्किल से उसने उस बुक को लिखा होता है, तो ये उसे भगा देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो बुक उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये बुक लेकर वापस आता है और डिसाइड करता है कि अब वो इस बुक को जो है वो जला देगा। लेकिन जलाने से पहले वो सोचता है कि जो आसपास एनिमल्स है उनको ये कथा सुना दी जाए करके, और वो उन्हें सुनाता भी है। तो सारे एनिमल्स जो है और जो भी जानवर होते हैं जंगल में, मंत्रमुग्ध होकर सब एक साथ बैठकर उस कहानी को सुनते हैं। जब राजा को ये बात पता चलती है तो भागा दौड़ा आता है उस बुक को बचाने के लिए, लेकिन बहुत लेट हो चुका होता है। वो स्टोरी जो है वो पूरी तरीके से बुक जो है जल चुकी होती है, बस आखिरी कुछ पत्ता बचा होता है। तो साउथ ये जो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये जो साउथ एशियन लिटरेचर है ना, इसको शेल्डन पेलॉक ने इसलिए चुना क्योंकि उनके हिसाब से ये यूनिक है। इसमें एंटिक्विटी है, मतलब ये बहुत पुराना है, इसमें कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है, और ये मल्टी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें क्या है ना, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के लिटरेचर्स जो है इसका पार्ट। साउथ एशियन लिटरेचर में क्या होता है कि संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, देन हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, ये सारा कुछ है वो साउथ एशियन लिटरेचर में आता है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा इसमें लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है। और रीजन वाइज जो है वो कथाएं भी अलग अलग है, उनकी अपनी हिस्ट्री है, उनके अपने ट्रेडिशन है, उनके अपने कल्चरल वैल्यूज है। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है साउथ एशियन लिटरेचर में। सो इट इज़ रिच इन वैल्यूज एंड डाइवर्सिटी। तो इसमें के जो की थीम्स है इस वर्क में जो दी गई है वो मैं शॉर्ट में आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। पहले तो है कॉस्मोपॉलिटन वर्सेस वर्नैकुलरिटी। अब ये कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या है कि संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज जो ये काफ़ी पुरानी है।
धीरे धीरे जैसे जैसे मानव सभ्यता जो वो डेवलप होती गई, तो रीजन वाइज अलग अलग लैंग्वेज डेवलप होती गई, जैसे हिंदी आई, मराठी आई, बंगाली आई, तमिल है, तेलुगु है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज जो है, तो राइटर्स ने क्या किया कि अपनी लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिया। जो जो जिस रीजन में वो कंफर्टेबल थे, वो लैंग्वेज उन्होंने यूज की, और उसके बेसिस पर जो वो अपना लिटरेचर जो वो अलग से डेवलप किया। तो जो बेसिक लिटरेचर था पहले, हम बोल सकते हैं साउथ एशियन लिटरेचर का जो संस्कृत था, वहाँ से डेवलप होते हुए ये अलग अलग लैंग्वेजेस आई, और बाद में उनके अपने अपने लिटरेचर्स बनते गए। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है साउथ एशियन लिटरेचर में, एक तो जो बेसिक पहले लैंग्वेजेस थी संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, उनका लिटरेचर अलग है और वो डेवलप होता गया, और आज की जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं उनका लिटरेचर, तो ये दोनों भी हमें साउथ एशिया में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसका एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ आपको कि जैसे जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अलग अलग चीज़ें, जैसे मानव सभ्यता डेवलप होते गई, जो जो चेंजेस होते गए हमारे देश में, हमारे रीजन में, तो उसके अकॉर्डिंग भी लैंग्वेज में जो है वो डेवलपमेंट होती गई। आसपास में जो भी सिविलाइजेशन डेवलप होते गया, तो उसके अकॉर्डिंग भी, मतलब हिस्टोरिकल मतलब अतीत में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होती गई, इम्प्रूवमेंट्स होती गई, तो वो सारे हमारे लिटरेचर में जो वो रिफ्लेक्ट होते गए। तो हिस्ट्री को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साउथ एशियन लिटरेचर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज ए मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लिटरेरी एक्सचेंज। अब इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस होने की वजह से क्या होता है कि हर कोई जो अपने तरीके से लिख रहा है अपनी वैल्यूज़ को, अपने, क्योंकि अलग अलग रीजन के वैल्यूज़, कल्चर अलग होते हैं। अब जब आप किसी पंजाबी ऑथर को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे का राइटिंग स्टाइल कम्प्लीटली होगा, नॉट ओनली लैंग्वेज, लेकिन वहाँ पे का आपका वहाँ पर आप कैसे डेवलप हुए हो, आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला है फैमिली में, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे लेडीज़ पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो, या वहाँ पे ज़्यादा गेट टुगेदर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता हो। उनका जो सोचने का तरीका है एक पंजाबी ऑथर का, वो कम्प्लीटली अलग होगा महाराष्ट्रियन ऑथर से, ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा किसी नॉर्थ इंडिया वाले ऑथर से। तो टोटली डिपेंड्स कि किस रीजन से वो ऑथर बिलोंग करता है। तो इसमें लिटरेरी एक्सचेंज भी देखने को मिलता है कि अलग अलग ऑथर जो है, जब वो स्टडी करते हैं एक दूसरे के लिटरेचर को, तो दे गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट व्यू, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट उनको मिलता है किसी भी टॉपिक पर जब वो लिखते हैं। उसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। जब इंग्लिश लोग यहाँ पर आए इंडिया में, उन्होंने जब यहाँ पर राज किया, तो उन्होंने इंग्लिश को क्या किया कि मेन लैंग्वेज बना दिया। एजुकेशन सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन में मेन लैंग्वेज जो इंग्लिश यूज़ होने लगी। अब हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उसका लिटरेचर जो वो पीछे पड़ता गया, और इंग्लिश का जो है सब तरफ इम्पोर्टेंस होने लगा था। तो उस टाइम पर जो कुछ ऑथर्स थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, देन प्रेमचंद है, या सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो कुछ भी, या जो भी अदर फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने जो कुछ भी लिखा, पैम्पलेट्स लिखे, तो दे वर यूजिंग आवर रीजनल लैंग्वेज। तो ये जो हिस्ट्री का इम्पैक्ट है वो भी हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है। तो साउथ एशियन लिटरेचर को स्टडी करना मतलब हमें उसकी हिस्ट्री के थ्रू जो है वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस। अब ये जो है कि जब आप किसी भी लिटरेचर के पीस को स्टडी करते हो, किसी भी वर्क को स्टडी करते हो, तो यू कांट स्टडी दैट लिटरेरी वर्क ओनली जस्ट बाय रीडिंग द टेक्स्ट। अब ये मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है कि आपने जिस लैंग्वेज में वो लिखा गया है, वहाँ पे के रीजन का बैकग्राउंड, वहाँ पे की हिस्ट्री, उस ऑथर का बैकग्राउंड, मतलब सोशल, पॉलिटिकल, रीजनल, ये सब कुछ, हिस्टोरिकल, ये सारे मेथड्स आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके थ्रू आपको स्टडी करना पड़ता है। देन एंड देन ओनली यू विल गेट द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिटरेचर। अब इसमें की पॉइंट्स क्या है कंक्लूजन में इस वर्क के, कि जो इंटरकनेक्टेड लिटरेरी हिस्ट्रीज, अगर आप अलग अलग लिटरेचर, जैसे कि आप बंगाली लिटरेचर स्टडी कर लो, संस्कृत लिटरेचर स्टडी कर लो, हिंदी लिटरेचर स्टडी कर लो, तो इसमें जो अलग अलग, जैसे हमें ये पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग मूवमेंट्स है, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, तो ये मूवमेंट्स कैसे डेवलप होती गई कि वहाँ पे का जो कुछ भी पावर में जो कोई भी बंदा था, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में देखो लिखा हुआ है कि द रोल ऑफ पावर इन लिटरेरी इवोल्यूशन। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि इंटरकनेक्टेड कैसे है, कि अलग अलग जो लिटरेरी ट्रेडिशंस है, जैसे रोमांटिक लिटरेचर हो गया, विक्टोरियन हो गया, तो जो कोई भी पावर में बंदा है, राजा है, रानी है, या जो कोई भी गवर्नमेंट है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि सबसे पहले इंडिया में जब राजा लोग हुआ करते थे, जब संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती थी प्राइमरीली, उस टाइम पर क्या होता था कि कवियों को हो गए, ऑथर्स को जो है वो रॉयल कोर्ट में जो है एक दर्जा मिलता था, उनको पैसा दिया जाता था, घराने होते थे, तो इसकी वजह से क्या होता था कि उनको पैसा मिलता था,
तो वो आराम से अपना राइटिंग का काम करते थे। लेकिन जब इंग्लिश लोग आ गए तो ये सारा हट गया। अब उनको ना पैसा मिलता था, ना उनको वो दर्जा मिलता था, तो अब कोई भला अपनी जिंदगी चलाने के लिए अपना वक्त जो है वो राइटिंग में तो नहीं गवाएगा। तो उस टाइम पर जब अब उनको पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया था, तो राइटिंग का जो है वो तरीका बदल गया। अब गवर्नमेंट जैसे आएगी, पावर में जो बंदे आएंगे उनके हिसाब से उनको राइटिंग करना पड़ेगा। अब जब फ्रीडम फाइट चल रहा था तो पीपल वर राइटिंग अकॉर्डिंगली, ऑथर्स जो है वो उस हिसाब से लिख रहे थे, और वही सारी थीम्स जो है वो हमें इनके वर्क में भी देखने को मिलती थी। अभी आप देखो कि आज के जो वर्क हम पढ़ रहे हैं, आज के जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग ऑथर्स लिखते हैं। अब वो 1950 के पहले जो प्रॉब्लम्स थे वो हमें आज के वर्क में पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सिचुएशन अलग हो चुकी है। तो जब आप किसी भी लिटरेचर को, या अभी साउथ एशिया की लिटरेचर, लिटरेरी कल्चर क्यों कहा गया है इस टाइटल में, ये जो वर्ड है लिटरेरी कल्चर्स, इसका मतलब क्या होता है? लिटरेरी कल्चर्स इन हिस्ट्री मतलब क्या? तो लिटरेरी कल्चर का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी बुक्स पब्लिश की गई है, उन बुक्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है, किस टाइम पर वो लिखी गई है, ये सारा स्टडी करना मतलब कल्चर में आ जाता है। और इसकी हिस्ट्री मतलब व्हेन यू आर स्टडीइंग साउथ एशियन लिटरेचर का कल्चर, जब आप स्टडी कर रहे हो, इसकी हिस्ट्री जब आप स्टडी कर रहे हो, तो इट एनकम्पासेस अ लार्ज एरिया। ओके, तो इन सबको स्टडी करते हुए, और उसमें भी कितनी मेथड्स यूज करनी है आपको, सोशल, पॉलिटिकल, रीजनल, देन उसके बाद में हिस्टोरिकल, इन सब एंगल से आपको जो वो लिटरेचर को स्टडी करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साउथ एशियन लिटरेचर और हाउ ग्रेट इट इज। तो ये था वर्क रिटन बाय शेल्डन पेलॉक। एक्चुअली काफ़ी शॉर्ट में मैंने बनाया, ये बहुत ही लेंदी वर्क है, बट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था तो इसलिए मैंने इसे जल्दी से जल्द कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगी।